गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। 10th तक ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11th। क्या कहता है क्वेश्चन? अ 25 watt bulb emits monochromatic yellow lights। मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट्स क्या करता है? इमिट करता है ऑफ वेवलेंथ 0.57 माइक्रोमीटर। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 0.57 माइक्रोमीटर इसकी वेवलेंथ दी हुई है। राइट, कहता है कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। ये आपको कैलकुलेट करना है। चलिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं। तो आंसर करने जा रहे हैं और गिवन में क्या है पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है देखिए तो ध्यान से। गिवन में आपको दिया हुआ है वेवलेंथ। ये देखिए वेवलेंथ आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं हम लेमडा से। लेमडा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.57 माइक्रोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? 0.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। पहला पॉइंट तो निकल गया आपका। राइट, दूसरा क्या दिया हुआ आपको? आपको दिया हुआ यहाँ पर पावर। क्या दिया हुआ बच्चा? पावर। पावर का एनर्जी, पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। कितना दिया हुआ है? 25 वाट दिया हुआ है। राइट, ये आपको दिया हुआ है 1 वाट। चलिए यहां से हम सॉल्व करते हैं। 25 वाट का इसको हम क्या करते हैं? एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। पावर का तो कोई यूनिट, पावर का तो कोई यूज नहीं कर पाएंगे है ना एनर्जी में, तो पावर को एनर्जी से कोरिलेट करते हैं। हम जानते हैं एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बच्चा कि 1 वाट इक्वल टू 1 वाट, 1 वाट इक्वल टू कितना होता है? 1 वाट इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड होता है। 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है। राइट, तो यहां पर कितना दे रखा आपको? 25 वाट। 25 वाट तो कितना हो जाएगा? ये 25 जूल पर सेकेंड हो जाएगा ना। क्लियर हो गया? तो ये आपका आ गया 25 जूल पर सेकेंड। जूल एनर्जी का यूनिट है और टाइम क्या हो गया आपका? सेकेंड। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल एनर्जी पर सेकेंड कितना हुआ? 100। बताइए टोटल। अरे बच्चा जूल है ना, तो जूल तो एनर्जी का यूनिट है, तो कितना हो गया टोटल एनर्जी? बताइए टोटल एनर्जी कितना हो गया बताओ तो। टोटल एनर्जी हो गया 25 जूल। हम निकाल लेते हैं पर सेकेंड है। देखो पर सेकेंड है ना यहाँ पर सेकेंड, तो लिख लेते हैं पर सेकेंड। टोटल एनर्जी पर सेकेंड कितना हो गया? 25 जूल पर सेकेंड हो गया। राइट, क्लियर हो गई यहाँ तक बातें? 25 जूल पर सेकेंड हो गया टोटल एनर्जी। क्लियर हो गया? अब आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो यहां से निकाल लेते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स? नंबर ऑफ फोटॉन्स होता है टोटल एनर्जी। क्या होता है बच्चा? टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, तो क्या निकल जाएगा आपका? नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल जाएगा, है ना। टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं आपको पता है? टोटल एनर्जी यहाँ पर दिया हुआ 25 जूल पर सेकेंड, तो लिख लेते हैं 25 जूल, है ना। 25 जूल डिवाइडेड बाय, राइट। उसके बाद आइए क्या होता है? Hc अपॉन लेमडा, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। इधर इधर देखो, इधर एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन क्या होता है? एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, और न्यू को c बाय लेमडा कर देते क्योंकि लेमडा दिया हुआ है हमें। Hc अपॉन लेमडा,
है ना। तो एच सी अपॉन लेमडा करेंगे, एच सी अपॉन लेमडा, तो ये लेमडा ऊपर चला जाएगा, तो लेमडा ऊपर चला जाएगा तो उसका वैल्यू लिख लेते हैं। कितना लिखेंगे, 0.27 है ना, सॉरी देख लेते कितना है, 0.57 है, 0.57 इंटू 10⁻⁻⁶, ये तो लेमडा का वैल्यू हो गया। अब आइए एच सी का वैल्यू पुट कर लेते हैं। एच सी का वैल्यू पुट करो, कितना लिखोगे, एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, प्लांक्स कांस्टेंट पता ही आपको, इंटू सी का वैल्यू क्या होता है, अरे एच का वैल्यू रखा, ये एच का वैल्यू है, ठीक है, और सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो आपको पता है। जब आप यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले वैल्यू को जब आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको, कितना आ जाएगा, 7.1 इंटू 10⁻19 फोटॉन्स, फोटॉन्स हो जाएगा पर सेकेंड। क्लियर, तो यही आ गया आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर है। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड निकाल रहे थे ना, तो लिख दो यहाँ से पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड अपन कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, 7.1 इंटू 10⁻19 फोटोन पर सेकेंड कैलकुलेट कर लेना। कंसेप्ट तो समझ में आ गया, कैसे कैसे यूज करना है आपको यहाँ तक, है ना। आपको सबसे पहले वेवलेंथ दिया हुआ था, माइक्रोमीटर में दिया हुआ था, तो हमने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, राइट, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद वाट दिया हुआ था, तो हम जानते हैं कि 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है, तो 20 वाट में इतना हो गया, तो ये वाट इतना आप देख रहे हैं, जूल सेकेंड है, जूल तो एनर्जी का यूनिट होता है, तो टोटल एनर्जी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका मतलब टोटल एनर्जी आपको दिया हुआ है 25 जूल, अब पर सेकेंड है तो पर सेकेंड, तो 25 जूल पर सेकेंड, ये टोटल एनर्जी हो गया। नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है, तो टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन एच सी अपॉन लेमडा, वैल्यू पुट कर दिया, निकल गया। ओके, चले आगे, चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ जीरो वेलोसिटी। अच्छा, जीरो वेलोसिटी दे रखा है ना, जीरो वेलोसिटी फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रम। वेवलेंथ आपको दिया हुआ है 6800 एंगस्ट्रम। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, राइट। मेटल को एक्सपोज किया गया और वो जीरो वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या, जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो इजेक्शन, नो इजेक्शन, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, मतलब वेलोसिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन में, राइट। तो चलिए, हम जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू, ठीक है, एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन, है ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही तो होता है, पता है आपको, यही होता है। एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहता है जीरो वेलोसिटी है, जीरो वेलोसिटी मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, चलिए लिख ही देता हूं मैं यहाँ से क्या आएगा, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। एनर्जी का भी वैल्यू लिख लो यहाँ से, क्या होगा, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं ये सब बातें, हम आपको पढ़ा रखे ना। अब एक बात बताइए हमें जल्दी से, यहाँ से क्या होने वाला है, वेलोसिटी कितना है, जीरो वेलोसिटी दे रखा है, अरे बच्चा वेलोसिटी जीरो दे रखा है ना यहाँ पर, तो वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये टोटल टर्म क्या बन गया आपका, जीरो। क्लियर हो गया। अब तो बचा क्या आपके पास, आपके पास बच गया एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नोट, यहां तक क्लियर है, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नोट बच गया। क्लियर है, बताइए। तो यहां से देखिए
यहाँ से एच कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या बचेगा आपका, न्यू 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 इक्वल टू, न्यू नोट को क्या लिख सकते हैं हम, न्यू नोट बच गया, चलो यहाँ पे लिख ही देता हूँ, मैं पहले लिख ही देता हूँ न्यू नोट। न्यू नोट को क्या लिख सकते हैं समझिए, न्यू नोट को हम लिख सकते हैं सी अपॉन लेमडा नोट, लिख सकते हैं ना, सी अपॉन लेमडा नोट लिख सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि लेमडा दे रखा है क्वेश्चन में, अरे इधर देखो ना लेमडा दे रखा है, तो हमने लेमडा नोट में कन्वर्ट कर, लेमडा नोट मतलब, लेमडा नोट क्या है हमारे पास, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ना। तो चलिए यहां से हम कैलकुलेट करते हैं, ये वाला हमसे पूछ रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो आप नोट देख रहे हैं बच्चा, ये है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है ये, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यही तो आपसे पूछ रहा है, तो हम निकाल लेते हैं यहां से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सी अपॉन लेमडा नोट। बताइए सी का वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लेमडा नोट, एंगस्ट्रम में दे रखा है, तो क्या करेंगे उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना लिखेंगे 6800 इंटू 10⁻⁻8, एंगस्ट्रम है ना, 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा 4.4 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, क्योंकि ये निकाल रहे हैं ना आप, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ज, या फिर इसको आप क्या बोल दो, पर सेकेंड बोल दो, दोनों बात बराबर ही है, पर सेकेंड, राइट, एक सेकेंड पर सेकेंड। क्लियर हो गया, तो आप जो भी लिख दीजिए, कितना आ जाएगा 4.4 इंटू 10⁻14 हर्ज, ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपसे पूछ रहा है वर्क फंक्शन, क्या पूछ रहा है आपसे, नो, वर्क फंक्शन भी तो पूछा है, वर्क फंक्शन ये भी पूछ रहा है आपसे। तो वर्क फंक्शन इक्वल टू क्या होता है बताइए, ये होता है, आप किससे नोट करते हैं इसको, हम लोग फाई नोट से नोट करते हैं। क्या होता है, एच न्यू नोट होता है, एच न्यू नोट होता है। अब तो न्यू नोट निकल चुका है आपका, तो वैल्यू पुट कर दो, सिंपल सी बात है। एच की वैल्यू बताइए क्या रखेंगे, एच की वैल्यू, इस एच का वैल्यू रखो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू न्यू नोट आपका आ गया स्टैंडर्ड यूनिट में, क्या होगा 4, अरे देखो ना न्यू नोट, इधर इधर देखो, इधर क्या लिखेंगे 4.4 इंटू 10⁻14, राइट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2.92 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, ये वर्क फंक्शन इज ऑल्सो द एनर्जी, अरे वर्क फंक्शन क्या है, एनर्जी, इसी को तो लिखते थे हम, इसी वर्क फंक्शन को क्या लिखते थे आप, क्या लिखते थे बताइए, एच न्यू नोट, और ये क्या है आपका, एनर्जी ही है, ये भी एनर्जी ही है, ठीक है। तो इसका भी यूनिट क्या लगाएंगे आप, जूल लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2.92 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो पहले हमने क्या किया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल ली, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, और उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से वर्क फंक्शन निकाले, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। जीरो वेलोसिटी दिया हुआ था, तो ये समझना आपको कि वेलोसिटी कितना लेना है आपको, इसका जो वेलोसिटी लेंगे वो कितना लेंगे, 0 लेंगे, राइट। समझ में आ गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड लाइट। एक लाइट जो इमिट हो रहा है उसकी वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करना है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम, कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन कर रहा है, कहाँ से कहाँ वो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है, फ्रॉम एनर्जी लेवल विथ n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है। तो जो उसकी उस लाइट की वेवलेंथ होगी वो आपको कैलकुलेट करना है, इमिटेड लाइट की वेवलेंथ आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एज वी नो दैट, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये आपका रेडबर्ग कांस्टेंट वाला जो इक्वेशन था वो वहाँ से निकलेगा लेमडा सा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर निकालते हैं हम। एज वी नो दैट, एकदम याद रखिएगा ये सब, एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं,
1 अपॉन लेमडा, 1 अपॉन, या आप इसको म्यू बार भी बोलते, वेव नंबर म्यू बार इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन लेमडा। म्यू बार लेमडा का इन्वर्स ही तो होता है, पता ही होगा आपको। वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है? वेवलेंथ का इन्वर्स होता है। तो वेवलेंथ 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है? आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर, राइट। ये आपको याद रखना है और इसके ऊपर में आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अब बात आती है सर एन फाइनल और एन वन क्या है, बताइए। यहां से एन फाइनल ध्यान देखो, एन फाइनल मतलब कहां पर वो जा रहा है, बैक कहां पर हो रहा है। तो एन फाइनल क्या होगा बच्चा, किस पे वो बैक हो रहा है? 2 पे बैक हो रहा है। एन इनिशियल कहां से बैक हो रहा है, शुरू में कहां था वो? 4 पे था। तो एन इनिशियल कितना हो गया? 4 हो गया। ये वैल्यू पुट कर दो। दूसरी बात, किसके लिए हम बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए हम बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी लेंगे आप? 1 लेंगे, है ना। तो जेड का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं। 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू बताइए 1 अपॉन एन फाइनल कितना है, कहां पे आ रहा है वो, बैक हो रहा है 2 पर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनिशियल कितना था, 4 का स्क्वायर, राइट। और ऐसे भी आप याद रखिएगा, मैं एक छोटा सा ट्रिक समझाता हूं। ये जो एन फाइनल है, ये जो एन फाइनल है, ये हमेशा छोटा ऑर्बिट वाला होगा, छोटा सेल होगा। स्मॉलर सेल लेंगे आप, स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू। और ये एन इनिशियल जो होगा वो आप लार्जर वैल्यू लेंगे, लार्ज सेल लेंगे, लार्जर सेल जो होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जो बड़ा सेल होगा जहाँ से आप यहाँ पे देखिए, ये N2 छोटा है, 4 बड़ा है ना। तो जो छोटा होगा उसको शुरू में ले लेंगे। ऐसे भी थोड़ा सा दिमाग रखना, निकल जाएगा आगे, ठीक है। या एन फाइनल माइनस एन आई, या कभी कभी आपको N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर ऐसे भी लिखता है, जैसी आपकी वैल्यू समझ में आती है, ठीक है। चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, आपको आर जेड का वैल्यू दिया हुआ, देखिए रेड वर्ग कांस्टेंट का वैल्यू भी दिया हुआ, तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं वहां पर। तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, 109,677, यही दे रखा है ना, 109,677। ये आर की वैल्यू है, रेड वर्ग कांस्टेंट है ये क्या है आपका, रेड वर्ग कांस्टेंट, इनटू इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 माइनस 1/16 हो जाएगा, राइट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मैं सीधा लिख देता हूं, आप इसका आंसर निकाल लेना डायरेक्ट। ये आ जाएगा आपको 205.64, नहीं 20564.4 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। वेवलेंथ है ना, तो इनवर्स में आ जाएगा ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको लेमडा निकालना है ना आपको, 1 अपॉन लेमडा थोड़ी बोला गया निकालने के लिए, आपको लेमडा निकालना है। तो इसको अपोजिट करेंगे, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20564.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे हम, है ना। तो 1 अपॉन, ये तो इन्वर्स में चला जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, पर सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक, ये आ जाएगा पर सेंटीमीटर। अरे बच्चा, ये इसकी वैल्यू था, ये है ना, इसकी वैल्यू ये है। इसको जब अपोजिट करेंगे तो लेमडा ऊपर जाएगा, तो ये भी ना इस तरह से होगा, तो 1 आ जाएगा। ये अभी नीचे में 1 है, अभी नीचे में 1 है, जब उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन हो जाएगा, सीधी सी बात है, 1 अपॉन हो जाएगा। ये तो मैथ्स है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, लेमडा निकाल लिया। क्लियर है, लेमडा इज इक्वल टू, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 486 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का इन्वर्स करोगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, है ना। और अगर मैं इसको मीटर में लेके चलूं तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 486 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। ये मीटर में आ गया। जब इसको, अब आप ये देख लो कि ये वाला जो वैल्यू है, इसको अपन क्या लिखते हैं, 10⁻9 मीटर को नैनोमीटर लिख देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा ये,
तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 486 नैनोमीटर। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो तीनों आंसर सही है, आप जिसमें निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये तीनों हमने बना रखा है तो ये तीनों इसी में आ जाएगा। आप नैनोमीटर में भी निकाल सकते हैं, मीटर में भी निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें आपका लेमडा का वैल्यू दे रखा है आप फाइंड आउट कर लें, ट्रिक आउट करके आ जाएंगे आप। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अरे बच्चा रेडवर्ग इक्वेशन लगाना था और आराम से वैल्यू अपना पुट कर देना था, निकल जाना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हम सॉल्व कर रहे हैं। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की बात करें, इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज इन एन ऑर्बिट फिफ्थ ऑर्बिट में वो एक इलेक्ट्रॉन है, उसको आपको आयोनाइज करना है हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, हाइड्रोजन को आयोनाइज करना मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है ना। कंपेयर योर आंसर विथ आंसर विथ, ये आंसर है, आर अलग कर दिया, विथ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, व्हेन एन इक्वल टू 1 हो, वहां से आपको कंपैरिजन भी करना है। क्लियर हो गया। चलिए, आयोनाइजेशन एनर्जी का बात क्या होता है कि पहला इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है वो एन इक्वल टू फिफ्थ ऑर्बिट में है, एन इक्वल टू फिफ्थ ऑर्बिट में, उसको आयोनाइज करना। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी में, आयोनाइजेशन की जब भी बात होगी तो इलेक्ट्रॉन को, ये तो आपका आ गया जो फिफ्थ है वो हो जाएगा आपका एन इक्वल टू कितना, ये इनिशियल हो जाएगा। अब फाइनल क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, एन इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देखना। एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आपको पता है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अच्छा, जूल में बाद में निकालते हैं, यहाँ पे होता है Z² अपॉन n², और ये होता है आपका जूल पर एटम में होता है। ये इसका वैल्यू है, ये फॉर्मूला है एनर्जी कैलकुलेट करने का। ऐसे भी वो भी होता है -13.6 Z² अपॉन n², वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। क्लियर हो गया, क्लियर है। चलते हैं अब हम लोग यहां से निकाल लेते हैं फॉर ट्रांजिशन। नो एनर्जी निकालने जा रहे हैं हम फॉर ट्रांजिशन ऑफ, बता दीजिए जल्दी से कहां ट्रांजिशन करना है आपको करना है n। अच्छा, ये n इक्वल टू जो 5 है, इसको क्या लेंगे हम, इनिशियल लेंगे ना बच्चा, कितना है 5 है, एंड या 2, यहां पे क्या कर देते हैं हम, 2 कर देते हैं। 2 बताइए जो n होगा, अब ये n फाइनल है, n फाइनल मतलब इलेक्ट्रॉन को कहां भेजना है, आपको निकाल के फेंक देना है, कहां पर, इन्फिनिटी पे। जब भी कहेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी, तो समझ लेना n फाइनल की वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी लेके चलना है आपको। क्लियर हो गया। चलते हैं हम लोग यहां से डेल्टा n कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चा, डेल्टा n, चेंज इन एनर्जी, कितने का एनर्जी का चेंज हुआ वही तो निकालना है। डेल्टा ई निकाल लेते हैं, चेंज इन एनर्जी। क्या लिखेंगे यहां से बताइए, क्या लिखेंगे, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ऐसे तो निकालते हैं हम, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। बताइए ई फाइनल मतलब एन फाइनल पे जो एनर्जी होगी, इन्फिनिटी पे जो एनर्जी होता है उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इन्फिनिटी पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी, याद रखिएगा। ऐसे निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्फिनिटी पे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो 0 होगी, तो यहां से ले लेते हैं 0, राइट, इसकी वैल्यू 0 होगी, माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो चलो अगर लिखना भी चाहते हो तुम लिख ही लो, पूरा सीक्वेंस सही में बता देता हूँ, ये निकाल लेते हैं। चलो बताओ, एन फाइनल माइनस एन इनिशियल करते हैं। एन फाइनल के लिए क्या रखोगे तुम, फॉर्मूला लिख ही लो, पूरा का पूरा मैं लिख देता हूँ। क्या लिखोगे, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 लिखेंगे, डिवाइडेड जेड का तो वैल्यू 1 ही होगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, एन फाइनल का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई एन इनिशियल का स्क्वायर,
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ऐसे भी निकाल लो यहाँ से। बताओ, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लेते हैं। -2.18 इंटू 10⁻⁻18 कॉमन आ रहा है, और तो कोई कॉमन आ नहीं रहा। चलो लिख लेते हैं 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ना, ठीक है, हाँ माइनस आ जाएगा, -1 क्या लिखेंगे, n इनिशियल का स्क्वायर। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? ये मैंने कॉमन लेके क्या निकाल रहे हैं हम, डेल्टा ई निकाल रहे हैं, चेंज इन एनर्जी निकाल रहे हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये बताओ जल्दी से पहले। ये हमने डेल्टा ई निकाल लिया। चलते हैं हम लोग यहाँ से आगे, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आइए, क्या लिखेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू फाइनल क्या था 1 बताइए। अच्छा एक काम करें, इस माइनस को हटा देते हैं, तो इसको चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, इसको हम प्लस में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरे टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, पूरे टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, सोचो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये बन जाएगा, सॉरी ये बन जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है, और ये बन जाएगा 1, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा, है ना, इस तरह से आप देख लीजिए। तो 1/n इनिशियल का स्क्वायर, और ये आ जाएगा -1/n फाइनल का स्क्वायर। अब ये अब उल्टा हो जाएगा ना, जब आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो क्लियर है? बताइए यहाँ से डेल्टा ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू एन इनिशियल कितना है, बताओ बताओ, एन इनिशियल कितना है, एन इनिशियल की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1/5 का स्क्वायर माइनस इसका 1/∞ का स्क्वायर। तो 1/∞ का तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 0 ही हो जाएगा। इसकी अभी तो मैंने बताया था आपको शॉर्ट ट्रिक में, जब आप इसकी निकालें तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा आपको, डेल्टा ई इक्वल टू बचेगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/25, ये बचेगा ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.7 इंटू 10⁻⁻20 जूल। क्लियर हो गया? तो डेल्टा ई कब, जब आप फिफ्थ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं और इन्फिनिटी पे सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं उसको, आयनाइज कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम को, तो उस समय कितनी एनर्जी का चेंज आएगा, 8.7 इंटू 10⁻20 जूल का चेंज आएगा। क्लियर हो गया? ये तो ट्रांजिशन था। किसकी ट्रांजिशन थी? ये हमने ट्रांजिशन निकाला एनर्जी फॉर ट्रांजिशन ऑफ इतने के लिए, इतने के लिए निकाला है ना। अब हम निकाल लेते हैं, कंपेयर करने बोल रहा है कि जब वो फर्स्ट ऑर्बिट पे हो, तो फर्स्ट से फिर इन्फिनिटी पे भेजेंगे उसको, फर्स्ट से फिर इन्फिनिटी पे भेजेंगे, है ना। तो चलिए फर्स्ट से फिर इसको इन्फिनिटी पे भेजते हैं। 9, ध्यान से सुनते जाओ बच्चा, 9 हम क्या करते हैं, यहाँ से फॉर ट्रांजिशन ऑफ, 9 एनर्जी फॉर ट्रांजिशन कर देते हैं ना, एनर्जी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। 9 एनर्जी फॉर ट्रांजिशन ऑफ क्या हो जाएगा, एन आई कितना हो जाएगा 1 2 एन फाइनल कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, इन्फिनिटी। अरे बच्चा आयनेशन का वैल्यू तो यही होता है ना, एन फाइनल इन्फिनिटी होगा, अभी तो बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो चलिए अब 1 से जब इलेक्ट्रॉन 1 पे हो और तब उसको आयनाइज करना, और जब एक इलेक्ट्रॉन 5th पे था तब उसको आयनाइज करना था, तो दोनों में एन फाइनल इन्फिनिटी हो जाएगा। वहाँ एन आई 5 था, यहाँ एन आई 1 है, बस सिंपल सी बात है। क्लियर है? तो बताइए यहाँ से कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा जो अभी मैंने आपको लिखवाया था, प्लस वाला ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो पूरा लिखना पड़ेगा हमें, ये वाला पूरा निकाल लेते हैं यहाँ से। आइए क्या होगा, यहाँ से देख लीजिए, डेल्टा ई क्या होता है, 2.18
इंटू 10⁻⁻18 और यहाँ पर 1/n(i) का स्क्वायर, सॉरी 1/i का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर, है ना। इसकी वैल्यू पुट कर दें यहीं पे डायरेक्ट, थोड़ा सा स्पेस कम मिलेगा तो यहीं पे पुट कर देते हैं। 2 पॉइंट, इसको लिखो, इसको इधर देखो, इधर 2.18 इंटू 10⁻, बताओ, -18 इंटू अब क्या करते हैं हम, ये तो आपका आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/∞ का स्क्वायर। अब 1/∞ का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो 1/1 कितना हो जाएगा वैल्यू, बताओ, ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18, यही हो जाएगा ना बच्चा, यही हो जाएगा आपका। और आगे क्या लगा देंगे, जूल, यही हो जाएगा डेल्टा ई। समझ में आई, ये हो गया आपका डेल्टा ई का वैल्यू। अब आपको क्या करना है, ये आ गया सेकेंड, किसके लिए, n1 to n∞ के लिए, राइट, क्लियर है। और वो था आपके पास, ये जो था किसके लिए था, ये था e5 के लिए, e5, और ये था e1 के लिए, है ना, 5th to ∞। अब क्या करते हैं हम, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन कैसे करते हैं तो पता ही होगा आपको, नो कंपैरिजन, नो अपन क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन क्या करने जा रहे हैं हम, कंपेयर करने जा रहे हैं, नो कंपेयर इट, कंपेयर करने जा रहे हैं। कंपैरिजन में क्या करते हैं, जिसका वैल्यू ज्यादा है उसको ऊपर लिख लेते हैं। किसका वैल्यू ज्यादा है, देखो तो यहाँ पर ये 10⁻⁻20 है, या किसी को भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 है ये, और ये क्या आपका 5th है, तो e1/e5 कर लेते हैं ना, e1/e5 कर लेते हैं, डेल्टा e1 डेल्टा e5, ओके, क्योंकि e1 की वैल्यू ज़्यादा है तो इजी रहता है, ज़्यादा वाला वैल्यू को ऊपर कर लीजिए। कितना आया है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई, अरे राइट, इसका वैल्यू कितना है, 2 पॉइंट नहीं सॉरी, कितना है, 8.7 इंटू 10⁻⁻20, यही था ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से क्या करते हैं, डेल्टा E1 क्या हो जाएगा, लिख लो, डेल्टा E1 इज इक्वल टू, इसको उधर लेके चले जाओ तो 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 इंटू डेल्टा E5। इस तरह से हम कंपैरिजन करके निकाल लिया। किसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा, बताओ, किसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा, अरे सर जो E1 होगा उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगा, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के पास है ना, ये जैसे न्यूक्लियस है, यहाँ पे पहला ऑर्बिट है, यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है, फिफ्थ ऑर्बिट है ना, ये फिफ्थ ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कहाँ पर ज़्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है, यहाँ से आपको इन्फिनिटी पे ले जाना है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। यहाँ पे E1 बहुत ज़्यादा होगा, इसको क्या बोला हमने, E1, और एक फिफ्थ पे इलेक्ट्रॉन है, वहाँ से आपको इन्फिनिटी पे ले जाना है, वहाँ से आपको इन्फिनिटी पे ले जाना है, तो वहाँ कम एनर्जी लगेगा। तो E1 विल बी 25th टाइम्स ऑफ E5। समझ में आ गया, हो समझ में आ गया, ठीक है। तो यही कंपैरिजन करना था, आप इसको वर्ड में लिख सकते हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन्स, इमिशन लाइन्स निकालना आपको, व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन n इक्वल टू 6 ड्रॉप्स टू ग्राउंड स्टेट। क्या मतलब हुआ कि आपके पास 6 ऑर्बिट्स है, 6 ऑर्बिट है, ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, राइट। इस तरह से आपके पास 6 क्या है, ऑर्बिट्स है, ठीक है। चलिए ये बना लिया हमने, एक और बनेगा ना, चलो वो बना लेते हैं। ये आपका n इक्वल टू 6 है। यहाँ पर देखिए ये n की वैल्यू कितनी है, ये n मतलब ऑर्बिट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। कहता है एक इलेक्ट्रॉन जो बैक हो रहा है कहाँ से, 6 से कहाँ पर 1 पे बैक हो रहा है, ठीक है, इस तरह से 6 से 1 पे बैक हो रहा है, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे, कितने इमिशन लाइंस बनेंगे। तो ये जो लाइन है
पर्पल कलर का, इसी को बोलते हैं हम इमिशन लाइन। क्या बोलते हैं इसको? इमिशन लाइन्स बोलते हैं इसको, या फिर क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्ट्रल लाइन्स भी बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन्स भी बोलते हैं। तो ये आपसे पूछ लेगा कितना होगा, तो क्या हो सकता है? पहला पॉसिबिलिटी बताइए, पहला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि वो 6 से कहाँ पर जाए? 5th पे जाए, 6 से इस 4th पे चला जाए, 6 से किस पे चला जाए? 3rd पे चला जाए, 6 से किस पे चला जाए? 2nd पे, 6 से किस पे चला जाए? 1st पे चला जाए। इस तरह से दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनता है कि सर अगर वो हो सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटी कि पहले वो 6 से 5th पे चला गया, अब फिर 5th से कहाँ जा रहा है? 4th पे, फिर 5th से 3 पे, 5th से 2 पे, फिर 5th से 1 पे। अब जब वो 4th पे चला गया तो पॉसिबिलिटी क्या बनता है कि वो 4 से 3 पे आ जाए। इस तरह से आप क्या निकालेंगे इसकी? तो इस तरह से आपको कितना निकालेंगे? अगर मान लो बहुत ज़्यादा पूछ जाए तो कितना निकालोगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला आ जाता है, कितने स्पेक्ट्रल लाइन्स होंगे। इसके लिए हम इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप वो फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला होता है समेशन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, लिख देते हैं नंबर ऑफ इमिशन लाइन जो आपको कैलकुलेट करना है, इमिशन लाइन्स का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन ऑफ एन आई माइनस एन फाइनल, ये इसका फॉर्मूला होता है। निकाल लो इसके बेसिस पे, बताओ क्या निकालेंगे? समेशन ऑफ एन आई कितना था? अरे एन आई 6 माइनस 1 करोगे ना कि 1 माइनस 6 करोगे? 6 माइनस 1 करेंगे तो 6 माइनस 1 कितना हो गया बताओ? ये आ गया आपका वैल्यू समेशन ऑफ, क्या आ जाएगा बताओ? समेशन ऑफ 5। समेशन ऑफ 5 का मतलब क्या हुआ बताओ? समेशन ऑफ 5 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बताओ, समेशन ऑफ 5 का मतलब हो गया कि इससे नीचे आप चलते चले जाओ, नीचे नीचे चलते चले जाओ। 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इसको जोड़ लो। 5 4 9 3 12 2 14 1 15। तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन्स बनेंगे? कितने इमिशन लाइन्स बनेंगे? 15 बनेंगे। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आराम से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ बैक हो रहा है तो कितने इमिशन लाइन्स बनेंगे। राइट, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16, क्या कहता है? द एनर्जी एसोसिएटेड विथ फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। अच्छा, ये इतना है, ये तो होता ही है, दिया हुआ रहे कि ना दिया रहे ये तो होता ही होता है। ठीक है, कहता है व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द 5th ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में तो एनर्जी इतना ही होता है, 2.17 दे रखा है, आप 2.18 भी ले सकते हो, है ना। तो चलिए पहला का आंसर देखने जा रहे हैं, आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चंस, है ना। एनर्जी इन 5th ऑर्बिट में पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ई एंथ का वैल्यू क्या होता है? ई एंथ क्या निकालेंगे? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन n²। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद होनी चाहिए आप लोगों को, एनर्जी का, रेडियस का, वेलोसिटी का सब याद होनी चाहिए। जूल पर एटम में निकलता है, यहाँ पर किस में निकलता है? जूल पर एटम में निकलता है। क्लियर हो गया? चलते हैं हम ई 5th की बात करते हैं। 5th ऑर्बिट पूछ रहा है ना, अरे देखो 5th ऑर्बिट पूछ रहा है, तो यहाँ से क्या निकाल लेते हैं हम? ई 5th क्या निकालेंगे? -2.18 इंटू 10⁻⁻18। हाइड्रोजन एटम है, इसके लिए तो अपन जेड की वैल्यू तो हमेशा 1 ही लेता है, याद है ना आपको। तो जेड की 1 क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू 5th है तो 5th का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये -2.18 इंटू 10⁻⁻18 सॉरी -18 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 25। क्लियर हो गया? तो यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा -8.7 इंटू 10⁻⁻20 जूल। ये हो जाएगा आपका ई 5th का वैल्यू। किसका है ये? बोलो बोलो। ई 5th, ये तो पूछ रहा था आपसे तो निकाल लिया हमने। 8.7 इंटू 10⁻⁻20 जूल। क्लियर हो गया? चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स 5th ऑर्बिट। 5th ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है हाइड्रोजन एटम का, तो रेडियस का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। चलिए सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ
रेडियस करते हैं हम लोग, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। तो बताइए रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर nth का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये किस में निकलता है बच्चा, ये निकलता है अपन का एंगस्ट्रम में, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये आर nth का वैल्यू होता है, ठीक है। जेड क्या है, जेड की तो वैल्यू 1 ही लेना है, हाइड्रोजन एटम है, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला पूरा पुट कर दो, 0.529, एन की वैल्यू किस में पूछ रहा है, 5th में ही तो पूछ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर, और एन जेड की वैल्यू तो हमेशा 1 ही लेना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 13.225, और ये एंगस्ट्रम में आ जाएगा। क्लियर है, ये आ गया आपका रेडियस। रेडियस कौन सा, आर फिफ्थ निकाल लिया आपने, बहुत इजी था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, कैलकुलेट द वेव नंबर। वेव नंबर कैलकुलेट करना आपको, ध्यान देखिए, राइट, फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है ना, तो वेव नंबर कैलकुलेट करना, तो ये इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, फॉर्मूला तो पता ही वेव नंबर का क्या होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू होता है 1/λ इज इक्वल टू होता है आर जेड स्क्वायर, रेडबर्ग इक्वेशन याद है ना, 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, ये तो होता ही, हमने ये फॉर्मूला अभी भी करवाया है आपको, राइट। ये फॉर्मूला होता है रेडबर्ग इक्वेशन के थ्रू हम वेव नंबर या वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं किसकी, यहां पर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन के लिए, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सॉरी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट क्या है आपका, वेवलेंथ, तो ट्रांजिशन क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा, ट्रांजिशन क्या होगा, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा, हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी आपको। तो यहां पर देखिए फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ देयर विल बी शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होगा। शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन मतलब बताता हूं अभी मैं आपको, याद रखिएगा, अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होता है, और अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन होता है। ये दोनों की कहानी आप जरूर याद रखेंगे। बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहा है वो, बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर में देखिए अगर n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 है तो इसको क्या बोलते थे हम, लेमन सीरीज बोलते थे। क्या बोलते थे, याद है, क्या बोलते थे इसको, लेमन सीरीज बोलते थे, याद है ना। अच्छा अगर n इक्वल टू 2 आ रहा है, n इक्वल टू 2 आ, लेमन के बाद बाल्मर, लेमन बाल्मर पैस्टन ब्रैकेट पफंड हम फिर, याद है ना। और अगर आपने ले लिया यहां से n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, ठीक है। अब बाल्मर की बात कर रहा है, n इक्वल लेमन बाल्मर पैस्टन हो जाएगा ये। लेकिन अब शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, शॉर्टेस्ट मतलब कि वो 3 से 2 पे ही आ रहा है, बाल्मर की बात कर रहा है, तो n इक्वल टू 2 होगा बाल्मर के लिए। और शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन की बात कर रहा है तो शॉर्टेस्ट में क्या हो जाएगा, एकदम बगल से ही, बगल के ही ऑर्बिट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तो यहां पर जो रेडिएशन इमिट होगी, ध्यान से देखते जाओ, यहां पर जो रेडिएशन इमिट होगी, इस रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। लॉन्गेस्ट, ये जो वेवलेंथ है ये इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, समझ में आई ना। जो रेडिएशन इमिट होगा, जो लाइट इमिट होगा, उसकी क्या होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। तो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन के लिए बताओ ni और n फाइनल की वैल्यू क्या होगी, अब तो पता चल गया होगा। कहां से कहां पर, इनिशियल में कितना था, इनिशियल में 3 पे है वो, और फाइनल में 2 पे आ गया, तो ni की वैल्यू क्या हो गई 3, एंड nf की वैल्यू क्या हो गया 2। तो इससे हमको, इस कहानी से ये डाटा हमें मिल गया, क्लियर हो गया। अब रेडबर्ग क्वेश्चन पुट कर दो, निकाल लो इसको, वेव नंबर पूछ रहा है, तो वेव नंबर में क्या निकालेंगे, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, जो भी निकाल लो, बताइए क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर,
बाल्मर सीरीज की बात करें तो पता चल ही गया आपको। अब रेड वर्ग का वैल्यू कितना रखते हैं यहाँ पर, आर है ना, तो आर का वैल्यू कितना ले लेते हैं हम लोग, आर का वैल्यू होता है 1.097 इंटू 10 to the power 7 है ना। जेड की वैल्यू तो 1 ही रखना है, 1/n फाइनल, एन फाइनल मतलब छोटा वाला वैल्यू है ना, 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। समझ में आया? इस तरह से वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां से वेव नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, ये हो जाएगा 1.097 इंटू 10 to the power 7, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5/36। सॉल्व कर लीजिएगा, 5 इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 5/36, और जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो म्यू बार जिसको कि वेव नंबर बोलते हैं, इसका वैल्यू आ जाएगा 1.5 इंटू 10 to the power 6 पर मीटर। वेवलेंथ का इन्वर्स है ना, तो पर मीटर, लेंथ का भी इन्वर्स हो जाएगा, तो ये आपका निकल जाएगा म्यू बार का वैल्यू। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? तो यहाँ से ये आपका निकल गया म्यू बार 1.5 इंटू 10 to the power 6 पर मीटर। यही था वेव नंबर, आपसे पूछ रहा था। क्लियर हो गया? एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, व्हाट इज द एनर्जी इन जूल। अच्छा, एनर्जी इन जूल में निकालना, आपको जूल में एनर्जी को कैलकुलेट करना। रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में जाना है ना। एंड व्हाट इज द वेवलेंथ इमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। द ग्राउंड स्टेट ये आपको एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बताइए, एनर्जी कैलकुलेट करना है आपको, जूल में कैलकुलेट करना है। वैल्यू क्या होता है, यहां से आंसर लिखते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। आंसर ई एंथ, ये ई एंथ का फॉर्मूला क्या होगा देख लीजिए, इसी के ऊपर बेस्ट कर देते हैं। -2.18 इंटू 10 to the power -11, ठीक है। और आगे क्या लिखेंगे, Z²/n²। और ये किस में निकालेंगे हम, ये किस में निकालेंगे, अर्ग्स में। ये होता है अर्ग्स में बच्चा, अर्ग्स में 10 to the power -11 आता है ना, अब वहां पे -18 आता है जूल पर एटम में। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? चलते हैं अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। कहां से कहां हो रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट टू, फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू फिफ्थ बोर ऑर्बिट। क्लियर हो गया? तो बता लीजिए यहां से क्या होगा हमारा, डेल्टा ई निकाल लेते हैं हम। डेल्टा ई क्या निकालेंगे, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। 2 ऑर्बिट है ना, तो चेंज करके निकालेंगे हम। 2 ऑर्बिट है ना, फर्स्ट टू फिफ्थ, तो चेंज करके निकालेंगे। ई फिफ्थ में क्या हो जाएगा, ई फाइनल में क्या हो जाएगा, ई फिफ्थ माइनस ई फर्स्ट। यही होगा ना, यही होगा ना बच्चा। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ से क्या होगा, वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या होगा, यहाँ से डेल्टा ई निकाल रहे हैं, डेल्टा ई निकाल रहे हैं, क्या होगा, -2.18 इंटू 10 to the power -11। अच्छा, जब आप दिखाओगे तो यहाँ से कॉमन भी आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अरे उसे लिख दूँ क्या, चलो। अपॉन में क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा फिफ्थ का स्क्वायर माइनस, यही हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो -2.18 इंटू 10 to the power -11, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? बताओ, यहाँ तक क्लियर है? ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, E5 का वैल्यू लिख दिया और E1 का वैल्यू लिख दिया। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन सी बात है, कॉमन ले लेते हैं। -2.18 इंटू 10 to the power -11, राइट। और यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/1 का स्क्वायर, कॉमन ले लिया, राइट। कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या करते हैं हम, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सारे वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई, राइट। समझ में आ रहा है बात आपको, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। डेल्टा ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, माइनस माइनस हट जाएगा, 2.18 इंटू 10 to the power 11, सॉरी -11, ये क्या हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर
-1/5 का स्क्वायर, राइट। ऐसे भी करोगे तो वही वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहीं पे शुरू में ही हम चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो डेल्टा ई का वैल्यू आ जाएगा आपको 2.09 इंटू 10⁻⁻11 अर्ग्स आ जाएगा। क्लियर? तो ये आ गया डेल्टा ई का वैल्यू, चेंज इन एनर्जी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2.09 इंटू 10⁻⁻11। लेकिन एनर्जी पूछ किस में रहा आपको, जूल में पूछ रहा है, अर्ग में नहीं पूछ रहा है। तो हम जानते हैं एज वी नो दैट हम जानते हैं एज वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चा, कि 1 अर्ग इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल होता है, ये होता है बच्चा, राइट। इस वैल्यू को अब इस इतना अर्ग है, एक अर्ग में इतना जूल, तो इतना अर्ग में सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। सो बताइए डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.09 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻⁻7, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पावर सेम है दोनों का, इस दोनों का पावर से बेस सेम है, पावर अलग है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या होगा यहाँ पर 2.09 इंटू 10⁻⁻18। अब ये किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। क्या क्लियर है यहाँ तक? ये आ गया आपका जूल में एनर्जी। क्लियर हो गया? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आपसे वेवलेंथ भी पूछ रहा है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ से आपको वेवलेंथ भी पूछ रहा है, तो वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ, नाउ क्या करते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ, राइट। तो क्या होगा, एनर्जी इक्वल टू, एनर्जी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, एनर्जी निकल चुका है हमें, एनर्जी का वैल्यू निकल चुका है, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, है ना। तो वैल्यू पुट कर लो यहाँ से क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना। तो लेमडा को ऊपर कर लेते हैं, है ना, और ई को क्या कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं। तो बताइए लेमडा इक्वल टू क्या होगा, एच सी अपॉन ई। एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय एनर्जी का वैल्यू 2.09 इंटू 10⁻, कितना निकाला था आपने, -18, राइट। वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ से निकल जाएगा आपका 9.49 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये आपका आ गया वेवलेंथ, ये आपका आ गया वेवलेंथ। क्लियर है बच्चा? 9.49 इंटू 10⁻8। चलते हम लोग आगे की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इन द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, ये वैल्यू दे रखा है, ये तो होता ही है, इनका वैल्यू ये होता ही है। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम n इक्वल टू 2। अच्छा, ये भी एनर्जी का एनर्जी है, तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा इनिशियल, और फाइनल होगा इन्फिनिटी, है ना, कंप्लीटली निकाल देना है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज टू काउज द ट्रांजिशन। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहला देख लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ यहाँ पर यहाँ पर आंसर, यहाँ पर n इनिशियल की वैल्यू कितनी लेंगे 2 एंड n फाइनल की वैल्यू कितनी लेंगे इन्फिनिटी, कंप्लीटली निकाल देना उसको, है ना। बताइए डेल्टा ई का वैल्यू क्या होगा, ये होता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/n फाइनल का स्क्वायर -1/n इनिशियल का स्क्वायर। अच्छा, अगर आपको माइनस में नहीं लेना तो इसको उलट कर देते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, और करके क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू, बताइए क्या लिखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा, बताया था ना, इसको सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/n इनिशियल का स्क्वायर -1/n फाइनल का स्क्वायर। बस इतना ही, सो तो अंतर करते हैं हम लोग, और भी इस तरह से लिख देते हैं हम लोग, प्लस में अगर लिखना है तो, है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू इनिशियल का वैल्यू कितना है 1/2 का स्क्वायर -1/∞ का स्क्वायर।
और 1/∞ का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई, चलो डिवाइड बाई समझ में आएगा, इंटू 1/4। ये वैल्यू टोटल क्या हो गया? 0। ये तो वैल्यू 0 ही हो जाता है ना। कितना वैल्यू आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 5.45 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये एनर्जी निकलेगा डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या निकाल रहे? डेल्टा ई निकाल रहे हम, चेंज इन एनर्जी निकाल रहे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ। भी तो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? ये तो चेंज इन एनर्जी पूछ रहा था। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट? वेवलेंथ भी पूछ रहा है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ। नाउ कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ की बात करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ, कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ क्या करेंगे हम वेवलेंथ में? बताइए। बिल्कुल वही, एनर्जी निकल गया है। अरे अभी तो एनर्जी निकाला ना, तो एनर्जी जब निकल गया तो वेवलेंथ निकालना क्या दिक्कत है? आराम से निकालेंगे। अभी तो समझाया था हमने आपको कैसे निकालेंगे। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन लेमडा। हमें लेमडा चाहिए ना, तो ई को क्या करना? इधर लेके आ जाओ और लेमडा को इधर भेज दो। राइट? क्लियर है? तो बताइए यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन एनर्जी। एच का वैल्यू पुट कर दो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आया ना समझ में? एच का वैल्यू पुट करो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸। एनर्जी का वैल्यू अभी आपने जूल में निकाल लिया है 5.45 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर? एकदम क्लियर है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इतना हो जाएगा। और अगर आपको इसको सेंटीमीटर में लेके जाना है तो क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो जो भी आंसर रहे आप वहां पे टिक आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सिंपल सा था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग द वेलोसिटी ऑफ इतना। अच्छा, ये वेलोसिटी इतना से मूव कर रहा है। आपको क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालना है। क्या निकालना है आपको? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? ये निकाल लेंगे हम इसको डी ब्रॉगली इक्वेशन से। फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन से क्या जानते हैं हम? बताइए। लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम भी, मास दिया हुआ, सॉरी वेलोसिटी दिया हुआ। मास तो आपको पता ही होता है इलेक्ट्रॉन का। कितना निकलेगा बताइए जल्दी से। लेमडा इज इक्वल टू एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेंगे ना, इलेक्ट्रॉन ही तो मूव कर रहा है। कितना ले लेंगे? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी 2.05 इंटू 10⁻7। यही दिया हुआ ना, देखो। हाँ यही दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन दे रखा है, देखो इलेक्ट्रॉन की मास ले लेना आपसे, ठीक है। तो यहाँ से ले लिया हमने। इसको जब सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगा आपको 3.55 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो ये आ गया आपका वेवलेंथ का वैल्यू। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।